प्यारे बच्चों, आज हम अपने नए पाठ मेरे दोस्त बनोगे को पढ़ेंगे। तो इस पाठ में एक बच्चे का नाम है आशीष। उसकी कहानी है, उसको पक्षियों से बड़ा लगाव था और वह सावन के महीने में अपने दीदी के घर गया और उसने वहाँ पे मोर को देखा। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो ये पाठ उसी पे आधारित है। तो पक्षियों, पेड़ पौधे, पक्षी सबको आकर्षित करते हैं। हमने पिछले पाठ में भी पेड़ के बारे में जाना था। इस बार हम पक्षियों के बारे में जानेंगे, खासकर अपना राष्ट्रीय पक्षी मोर। हाँ तो बच्चों, पेड़ पौधों के बिना पृथ्वी अधूरी है। कहते हैं कि धरती का जो श्रृंगार होता है, पेड़ पौधों और उसमें रहने वाले जंगली जीव, वे भी इसका हिस्सा होते हैं। उसके बिना जीव जगत अधूरा है। ये जीव जगत क्या होता है? सभी जीव जंतु पृथ्वी पे रहते हैं। सबका घर क्या है? हमारी धरती। और सब मिलजुल के रहते हैं, सब एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। पेड़, क्या पेड़ भी चिड़ियों पे निर्भर करता है? हाँ भाई, आखिर पेड़ के जो बीज होते हैं, पक्षी ही उसको एक स्थान से दूसरे जगह ले जाते हैं। कैसे? ये फल को खा लेते हैं या फल को लेके दूसरे पेड़ पे चले जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं और फल खाकर बीज गिरा देते हैं और वह बीज पौधा बन के या पेड़ बन के उगता है। तो हम यह नहीं कह सकते कि हम लोग अकेले रह सकते। सभी जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर करते हैं अपने जीवन के लिए। हमने इससे पहले पाठ में भी पेड़ों के बारे में बच्चों पढ़ा था। ये हमारी एक कविता भी थी, याद है? ये पाठ का हिस्सा भले ना था, लेकिन हमने इसको पढ़ा था। इसमें पेड़ की महिमा के बारे में बताया गया था, याद आया आपको? तो यह नहीं कि हम केवल कोई पक्षी अकेले जीवन कर सकता है, वह भी पेड़ पर निर्भर है। उसको भी घोंसला बनाने के लिए, फल खाने के लिए, बीज के लिए, कीड़ों के लिए पेड़ों पर निर्भर करना पड़ता है। हमने पिछले पाठ में, आपको याद होगा, ये कविता पढ़ी थी, पढ़ो, याद करो और गाओ। तो ये तो भले परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन कविताएं हमको प्रेरित करती हैं। तो देखो इसमें क्या था, एक बार इसको देख लेते हैं हम, आपको याद आ जाएगा। मेरे घर के पास लगा है नीम का हरा भरा पेड़, नीम का हरा भरा, उसकी डालें झुक झुक करती मेरे रहने का कमरा। उसकी डालें झुक झुक छूती मेरे रहने का कमरा। तो इसमें नीम के पेड़ के बारे में बताया गया है और एक जो लड़का दिखाया हुआ है, उसके कमरे में नीम की जो डालें हैं, डालें का अर्थ है डालियाँ, आ जाती हैं और छूती रहती हैं। फिर से एक बार देखते हैं। मेरे घर के पास लगी है पेड़, नीम का हरा भरा, उसकी डालें झुक झुक करती मेरे रहने का कमरा। शाम सवेरे चिड़िया आकर उसमें शोर मचाती हैं, तरह तरह के गाना गाकर मेरा दिल बहलाती हैं। तो हमने इसमें, इस कविता में चिड़ियों और पेड़ों का संबंध देखा बच्चों। ये हमारी मुख्य कविता तो नहीं है, ये परीक्षा में आएगी भी नहीं, लेकिन हमारे बुक में दी है, तो मैं सोचा इसीलिए इसको ज़रा पढ़ लेते हैं, ताकि आपको पक्षियों और पेड़ों के बीच का संबंध का पता चल जाए। तो केवल पेड़ चिड़ियों को फल ही नहीं देते खाने के लिए, वे उस पे बैठती हैं, अपने घोंसले बनाती हैं तथा विश्राम करती हैं।
छाया, छाया का भी मोल है। और पेड़ की छाया बच्चों बहुत अच्छी होती है। जो टिन शेड या एस्बेस्टस का हम लोग शेड लगा देते हैं, उससे ज़्यादा अच्छी कहते हैं पेड़ की छाया होती है। वो क्या करती है, वो नीचे बैठने वाले को गर्मी से बचाती है। और बाकी जितने आर्टिफिशियल शेड्स होते हैं उसके नीचे बहुत गर्मी होती है, लेकिन पेड़ के साथ ये बात नहीं है। इसीलिए चिड़ियाँ पेड़ों पे मिलती हैं, अपना घोंसला बनाती है, घर बनाती हैं और गाती हैं। आगे चलते हैं। जब सावन आता है तब इसकी डालों में झूला डाल, मैं झूला करता हूँ इसमें, झूला करता है गोपाल। तो इसके अंदर पेड़ का उपयोग बताते हुए बताया है कि सावन के महीने में पेड़ों पे झूला लगाया जाता है और झूला जाता है। एक परंपरा है, बहुत पहले से चली आ रही है। सावन के महीने में ठंडी हवा चलती है और लोग ठंडी हवा को झूले पे बैठ के उसका आनंद लेना पसंद करते हैं। और झूला भी कहाँ डाला जाता है, जहाँ छाया हो। छाया कहाँ मिलेगी, पेड़ के नीचे। तो उसी नीम के पेड़ के नीचे कभी भी झूला करता है। जो हमारे जो लड़का बताया हुआ है देखो, तो वो भी झूलता है और झूला करता है गोपाल। शायद इन छोटे लड़के का कोई दोस्त था, साथी था, उसका नाम गोपाल है, वो भी झूला करता है। वैसे भी मैं रोज़ बैठता इसकी छाया के नीचे, खेला करता आँख मिचौली, कभी कभी आँखें नीचे। तो ये बच्चा पेड़ के साथ, पेड़ के पीछे छुप के आँख मिचौली का भी खेल खेलता है। नीम न होता अगर सामने, घर उजड़ा उजड़ा दिखता, हरियाली के बिना हमारा दिल न हरा भरा रहता। तो ये बड़ी अच्छी कविता थी, इसीलिए मैंने कहा कि अपना पाठ पढ़ने से पहले इस कविता को पढ़ लिया जाए। इसमें पेड़ और पक्षी दोनों का संबंध बताया गया है। ध्यान से देखो बच्चों, इस नीम के पेड़ में भी पक्षी बैठे हैं और ये छोटा लड़का उसकी छाया के नीचे बैठ के खेल रहा है। तो हम अपने अगले पाठ में भी इसी से रिलेटेड है, आ जाते हैं, हम लोग देख लेते हैं। इसमें भी एक लड़के की कहानी है। हमारा जो पाठ है, छठा पाठ, इसमें भी एक लड़के की कहानी है। उस लड़के का नाम है आशीष। तो आशीष भी पक्षियों से बड़ा आकर्षित होता था। पक्षी देख के, पक्षी होते ही इतने आकर्षक हैं, कोई भी उनको देखता है तो देखते ही रह जाता है। उनकी बोली, उनको खाते हुए देखता है तो आकर्षित हो जाता है। और उसने क्या देखा, एक बार वह अपनी दीदी के घर गया। दीदी का नाम था नेहा और उनके घर आंगन में एक नीम का बड़ा सा पेड़ था। जैसे अभी हम लोग नीम के पेड़ की बात कर रहे थे, कविता हमने पढ़ी, तो नीम का एक बड़ा सा पेड़ था और उसने वहाँ पे शायद पहली बार इतनी पास से मोर देखा था। तो हमने देखा कि जो पक्षी होते हैं वो बच्चों को आकर्षित करते हैं, किसी को भी आकर्षित करते हैं, उनके स्वभाव के कारण, उनके पंखों के रंग के कारण, उनकी बोली के कारण, और बड़े शर्मीले होते हैं। देखते ही कुछ देर में ही उड़ जाते हैं, शायद डर के कारण। तो इसमें ही बताया गया, आपने भी देख रखा है। तो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है बच्चों? राष्ट्रीय पक्षी जिसे कभी
नुकसान रह जाता है और हमारे राष्ट्र में, मतलब हमारे देश में, उसको एक अहम दर्जा दिया जाता है। मतलब उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और उसका दर्जा एक बाकी पक्षियों से ऊपर होता है। जैसे हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ। बाघ को मारा नहीं जाता और वो हमारे देश की ताकत का प्रतीक है। उसी तरह पक्षियों में मोर राष्ट्रीय पक्षी है। इसके पंख सबसे सुंदर होते हैं। इसके पंख बहुत बड़े होते हैं। ये बहुत अच्छा नाच करता है, खासकर सावन के महीने में। और इसके पंख बहुत ही खूबसूरत होते हैं, चमकीले होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। नाचता मोर देखकर कोई भी रुक जाता है और एक पल उसको देखता ही रह जाता है। तो इसमें हम मोर के बारे में बताएंगे। आशीष मोर को देख के दंग क्यों रह गया, वह मोर के बारे में और क्या क्या जानना चाहता था, तो इस पाठ में हम उसी का पठन करेंगे। तो बच्चों, आपने भी मोर देखा होगा और इसकी बोली सुनी होगी। तो हम शुरू करते हैं अपने पाठ मेरे दोस्त बनोगे। पाठ का नाम है मेरे दोस्त बनोगे। सावन का महीना था। आशीष बड़े भैया के साथ नेहा दीदी के घर गया। तो बच्चों, ये नेहा दीदी कौन थी? नेहा दीदी आशीष की बड़ी बहन थी। वे कहाँ रहती थी? अजमेर। अजमेर में दीदी का बहुत बड़ा घर है। अजमेर बच्चों राजस्थान में है और राजस्थान में हमें बहुत से मोर, नीम के पेड़ आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे मोर निश्चिंत होकर घूमा करते हैं। गाँवों में वहाँ के लोग शाकाहारी होते हैं, खासकर वे हिरन और मोर की रक्षा करते हैं और अभी से नहीं करते आ रहे हैं, आज़ादी से पहले। हमने राष्ट्रीय पक्षी तो बाद में मोर को घोषित किया, लेकिन वे पक्षियों की रक्षा बहुत पहले से करते आ रहे हैं। तो इसमें फिर क्या हुआ? अजमेर में दीदी का बहुत बड़ा घर था, तो अपने दीदी से मिलने गया था। किसके साथ गया था? बड़े भैया के साथ गया था। और किस महीने में गया था? सावन के महीने में गया था। बच्चों, सावन का महीना होता है, जुलाई के महीने में आता है, जब वर्षा ऋतु अपनी चरम पे होती है, जब वर्षा ऋतु चल रही होती है। और कहते हैं कि मोर बादलों को देख के नाचना शुरू कर देता है। वो काफ़ी खुश हो जाते हैं मोर जब वे आकाश में बादलों को देखते हैं, तो वे नाचना शुरू कर देते हैं। घर के आंगन में नीम का एक बड़ा सा पेड़ भी है। जैसा कि हमने पिछले कविता में देखा था, नीम का पेड़ सभी पक्षियों को आकर्षित करता है। ये बहुत बड़ा होता है। फिर क्या हुआ? आगे चलते हैं। शाम का समय था। आकाश में काले काले मेघ छाए थे। आशीष आंगन में बैठा दीदी से बातें कर रहा था। तभी एक मोर पेड़ से नीचे उतर आया। मोर, मोर, देखो दीदी, मोर, कहते हुए आशीष उसकी तरफ भागा। नेहा ने उसे रोका। रुको आशु, रुक जाओ, वह तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। तो क्या हुआ? शाम का समय था और सावन के महीने में बादल कभी भी आ सकते हैं। तो आकाश में काले काले मेघ आए। मेघ का अर्थ होता है बच्चों बादल। काले बादलों को मेघ कहा जाता है। आशीष आंगन में बैठा
दीदी से बात कर रहे थे। वे लोग बात कर रहे थे, तभी आसमान में काले बादल आने लगे और आशीष का ध्यान कहाँ गया? पेड़ की तरफ। और उसने देखा कि एक मोर पेड़ से नीचे उतर आया। आशीष ने कभी इतनी पास से मोर नहीं देखा था। वह एकदम चौंक गया। वह मोर की तरफ भागने लगा, क्या बोलते हुए कि मोर मोर देखो दीदी मोर। तो उसने तो पहली बार देखा था। इतनी पास से मोर एक बहुत बड़ा पक्षी होता है बच्चों, और जब पास आ जाता है लोग बड़े आकर्षित हो जाते हैं उसके रंग को देखकर। उसका रंग चमकीला होता है और आशीष ने शायद पहली बार मोर को इतने पास से देखा था, इसीलिए वह दंग रह गया मोर की सुंदरता देख के, और वह भूल गया और उसकी तरफ दौड़ गया। हम जानते हैं कि पक्षी मनुष्यों से, इंसानों से डरते हैं। अगर कोई मनुष्य, कोई इंसान या कोई बच्चा मोर की तरफ दौड़ेगा चीखते हुए तो मोर भाग जाएगा। मोर डर जाते हैं, या कोई भी पक्षी डर जाता है और उड़ जाता है वहाँ से। इसीलिए नेहा दीदी ने उसे रोका, रुको आशु, रुक जाओ। तो ये आशु कौन है? उसको प्यार से, आशीष को नेहा दीदी प्यार से आशु बुलाती थी। तो हमने कैसे जाना? आशीष को नेहा दीदी प्यार से आशु बुलाती थी, इसीलिए उन्होंने कहा रुक जाओ, वह तुम्हारे हाथ नहीं आएगा, मतलब तुम उसे पकड़ नहीं पाओगे, और रुक जाना चाहिए, नहीं तो वो डर के उड़ जाएगा। तो ये बात थी। कितना सुंदर है मोर दीदी, मैं इसे पकड़ूंगा, आशीष बोला। और आशीष मोर की सुंदरता देखकर दंग रह गया था। उसने शायद पहली बार मोर को इतनी पास से देखा था, इसीलिए वह क्या बोला कि दीदी बहुत सुंदर मोर है, मैं इसको पकड़ लूँगा। तो दीदी ने क्या कहा? मोर को पकड़ना आसान नहीं, वह हमेशा चौकन्ना रहता है। एक नया शब्द मिला बच्चों, चौकन्ना। चौकन्ना का क्या अर्थ होता है? सावधान, हमेशा सावधान रहता है। कोई भी पक्षी सावधान रहते हैं, सचेत रहते हैं, ठीक है। चौकन्ना का अर्थ होता है सावधान, सचेत रहते। हाँ, चाहो तो इसे अपना दोस्त बनाकर दोस्त ज़रूर बना सकते हो, नेहा ने कहा। तो नेहा दीदी भी जान गई थी कि आशीष ने पहली बार मोर को देखा है, इसीलिए वो उसके पास जाना चाहता है, उसको पकड़ना चाहता है। तो उन्होंने उसको समझाया कि मोर को पकड़ना आसान नहीं है, तुम पास जाओगे तो ये उड़ जाएगा, फिर तुम पछताओगे कि मैंने क्यों उसको भगा दिया। तो लेकिन उन्होंने बताया कि अगर तुम इसको अपना दोस्त बना दो तो तुम इसको अपने साथ रख सकते हो, ये आपको अपने पास आने देगा, ठीक है। तब आपसे डरेगा नहीं, तब आप उसको देख सकते हो, पास से देख सकते हो, उसका नाच देख सकते हो, और वह डरेगा भी नहीं। क्योंकि पक्षी भी क्या करते हैं बच्चों, जो उनको दाना पानी देता है उसको पहचान जाते हैं। वे जान जाते हैं कि यह मनुष्य अच्छा है, यह उनको मारेगा नहीं, वो उनको पकड़ेगा नहीं, या उनको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो वे ऐसे व्यक्ति से या बच्चे से डरते नहीं हैं, और एक प्रकार की दोस्ती हो जाती है, और दो दोस्त आपस में बिना डरे रह सकते हैं। तो नेहा दीदी ने आशीष को यही समझाया
कि ऐसे तुम चीखते हुए दौड़ते हुए अगर मोर को पकड़ने के लिए पास में जाओगे तो मोर कभी आपको नहीं पास आने देगा, वो डर के भाग जाएगा और आप मोर को पास से अच्छी तरह से नहीं देख पाओगे। तो ये उन्होंने समझाया, क्योंकि वे मोर के बारे में अधिक जानती थी। वो मोर हमेशा उनके आंगन में आया करता था। आशीष तो पहली बार आया था, इसीलिए उन्होंने आशीष को ये बातें समझाई। दोस्त वह कैसे? आशीष ने आश्चर्य से पूछा। तो इस बार आशीष को भी आश्चर्य हुआ कि दोस्त पक्षियों से दोस्ती। उसने तो यही जाना था कि बच्चे बच्चों से ही दोस्ती करते हैं, पक्षियों से भी दोस्ती की जा सकती है। आशीष को पता ही नहीं था। तो इसीलिए उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कभी कोई पक्षी या कभी कोई मोर किसी बच्चे का दोस्त बन सकता है। उसने कभी दोस्त बनने के बारे में, पक्षी को दोस्त बनाने के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। इसीलिए उसको काफ़ी आश्चर्य हुआ। दोस्त वह कैसे? आशीष ने आश्चर्य से पूछा। रुको अभी बताती हूँ, कहकर नेहा भीतर गई और एक कटोरी में दाल के दाने ले आई। तो नेहा दीदी ने उसको समझाना चाहा कि दोस्त कैसे बना जाता है। वे आशीष को समझाना चाहती थी। तो वो समझाने के लिए वे क्या करी, वे घर में गई, एक कटोरी में दाल के दाने ले आई। जैसे हम अपने दोस्तों को कुछ खाने पीने को देते हैं, ऑफ़र करते हैं, तो उसी तरह अगर आप पक्षी से दोस्ती करना चाहते हो तो उसको खाने पीने के लिए भी कुछ भेंट देना चाहिए। तो ये नेहा दीदी जानती थी और उन्होंने एक कटोरी में दाल के दाने ले आई। बच्चों, मोर है वह दाल के दाने भी खाता है। दाल के दाने घर पे आसानी से उपलब्ध होता है, मिल जाता है। तो नेहा दीदी ने मोर को दाल के दाने देने की कोशिश की। मोर को दाल के दाने भी पसंद होते हैं। उसने दाने आंगन में बिखेर दिए। बिखेरना का है फैला देना, क्योंकि मोर शुरू में इंसानों के पास नहीं आएगा। तो उन दानों को दूर दूर फैला दिया जाता है ताकि मोर या कोई भी पक्षी उन दानों को आसानी से दूर से खा सके, क्योंकि डर के मारे वे मनुष्यों के तो पास आएंगे नहीं, कटोरी से तो खाएंगे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, दानों को दूर दूर आंगन में बिखेर दिए। बिखेरने का अर्थ होता है फैला देना। और आशीष को लेकर ओट में खड़ी हो गई। ओट मतलब जहाँ से सीधा ना दिखे, क्योंकि मोर क्या, कोई भी पक्षी बहुत सतर्क होता है, हमेशा चौकन्ना रहता है, सावधान रहता है। उसको डर रहता है, क्योंकि कुछ मनुष्य क्या करते हैं, पक्षियों को पकड़ लेते हैं, उनको मार देते हैं। तो सब मनुष्य तो खराब होते नहीं। तो लेकिन पक्षियों के मन में ये डर बैठा हुआ है कि मनुष्य उनको पकड़ सकते हैं, उनको मार सकते हैं। इसीलिए वे किसी भी अजनबी मनुष्य या बच्चे के पास नहीं आना चाहते। उन्हें डर रहता है कहीं वो बच्चा या मनुष्य पक्षी को हानि ना पहुंचा दे। तो ये बात मोर पे भी लागू होती थी। तो उन्होंने दाल के दाने बिखेर दिए और ओट में छुप जाना। किसी की चीज़, ओट का अर्थ होता है आड़ में छुप जाना, वो यहाँ से सीधा मोर उन्हें ना देख सके। आड़ में, आड़ घर का हो सकता है, दीवार का हो सकता है। तो वे दोनों कहाँ छुप गए, किसकी ओट में खड़े हो गए, शायद दीवार की ओट में हो गए। और कुछ देर के बाद मोर फिर पेड़ से नीचे आया और दाल के दाने को चुगने लगा, दाल के दानों को चुगने लगना।
तो चुगने का अर्थ होता है जब पक्षी होता है एक एक दाने को पकड़ के खाता है। दाल के दाने दूर दूर फैले थे, वह हर एक दाने को पकड़ के खाता है। तो ये खाने को पक्षी दाना चुगा करते हैं। तो पक्षी के खाने को हम लोग चुगना कहते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा कि मोर एक एक करके नेहा दीदी द्वारा बिखेरे गए दाल के दानों को चुगने लगा। जब उसने देखा कि अब आंगन में कोई नहीं है, दाल के दाने खाए जा सकते हैं, तो वह धीरे से निकला और दाल के दानों को चुगने लगा। लेकिन ये कौन सब देख रहा था? ये नेहा दीदी देख रही थी और आशीष देख रहे थे। आशीष भी देख रहा था। कहाँ से? छुप के देख रहे थे, ताकि मोर डर ना जाए या उड़ ना जाए। तो देखो बच्चों, चित्र में भी दिया हुआ है, हमने देखा। देखो नेहा दीदी चारपाई पे बैठी हुई हैं। ज़रा इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ, नीम का पेड़ भी दिख रहा है। नेहा दीदी चारपाई पे बैठी हुई है और आशीष पेड़ के पीछे छुप के मोर को देख रहा है। और मोर भी बड़ा सुंदर है। मोर ने चारों तरफ निश्चित कर लिया कि कोई आंगन में नहीं है। उसको नहीं पता था कि नेहा दीदी और आशीष छुप के मोर पे नज़र रखे हुए हैं। वे उसकी सुंदरता को देख रहे हैं। नीम का पेड़ भी है। शायद मोर ऊपर नीम के पेड़ से ही नीचे उतरा है और बड़े प्यार से दाल के दाने को खा रहा है। तो पक्षियों की आदत होती है, जब वह निश्चित कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई मनुष्य नहीं है जो उनको पकड़ सके या हानि पहुँचा सके, तब वे आराम से नीचे आ जाते हैं। वो काफ़ी चौकन्ने रहते हैं। उनकी नज़रें हमेशा चारों तरफ देख रही होती हैं। कभी कभी कोई दूसरा जानवर भी उन पर हमला कर सकता है, जैसे बिल्ली, कुत्ते, तो उनसे बच के भी उनको रहना होता है। तो अधिकतर क्या करते हैं, वो ऊंचे पेड़ पे बैठे रहते हैं। ज़मीन पे जब भी आते हैं तो काफ़ी सतर्क रहते हैं। लेकिन दाल के दाने कहाँ थे बच्चों? आंगन में थे। इसीलिए मोर को नीचे आना ही था दाल खाने के लिए, और वह धीरे से नीचे उतरा। फिर हमने क्या देखा? हाँ, तो आपको इस पाठ में से आपको क्या करना है? इस पाठ का ध्यान से सुनो। मेरे दोस्त बनोगे, इस पाठ का आपको सुलेख लेखन करना है। सुलेख एक पेज ही लिखेंगे हम। सुलेख का अर्थ होता है सुंदर लेख, गुड हैंड राइटिंग। ठीक है, तो एक पेज सुलेख लेखन लिखेंगे। पहले लेसन का हम लोग नंबर लिखते हैं, उसके बाद लेसन का नाम लिखते हैं और डेट लिखेंगे, और उसके बाद सुलेख लेखन लिखेंगे, और फिर एक पेज सुलेख लिखेंगे जहाँ तक लेसन कवर हो जाए। एक पेज से ज़्यादा नहीं लिखते हैं। उसके बाद एक चित्र भी बनाना है हमको, एक गृह कार्य है। चित्र किसका बनेगा अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मोर का बनेगा। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो आपको चित्र भी बनाना है मोर का और उसको रंग भी करना है। तो आज का काम फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। एक पेज सुलेख लेखन होगा, मोर का चित्र बनेगा और मोर के चित्र में रंग भी भरा जाएगा। आप कोई भी मोर बना सकते हो, नाचता मोर भी बना सकते हो, या फिर हमारे बुक पे जो ये मोर दिख रहा है आप इसको भी बना सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। बाकी कल हम इस पाठ की फिर से पठन और व्याख्या करेंगे। अभी पूरा पाठ हुआ नहीं आज। तो ये चित्र बनाना है मोर का और रंग भरना है। आप कोई आसान सा मोर भी बना सकते हैं जो आपको आसान लगे। खासकर नाचता मोर बनाना बहुत अच्छा लगता है।
उसका चित्र बहुत अच्छा लगता है, नाचता हुआ मोर, आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, शेष हम कल पढ़ेंगे।